नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हम मुगल्स के पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, यानी बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी का किंगडम और उसके बाद अकबर। और इस लेक्चर में ये पार्ट 2 है मुगल्स का। तो अब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये अभी तक बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो मुगल हैं, इन्हें कई बार ग्रेट मुगल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण ये महान कहलाए गए। तो ये 6 ग्रेट मुगल हैं। तो इनमें से पहले 3 हम देख चुके हैं अकबर तक। अब ये जहांगीर से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। इनके ये जो ईयर हैं ये देख लीजिए, इससे आपको पता रहेगा कहाँ पे कब क्या हो रहा है। तो 1605 में अकबर की मृत्यु होती है बीमारी से, और उसके बाद जहांगीर 1627 तक। फिर जहांगीर की मौत के बाद 27 से 58 तक शाहजहां, और 58 से 1707, फिर से लगभग 50 साल। मैंने आपको बताया ये इतिहास में जितने महान या फिर ऐसे राजा हैं जिनके बारे में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो 50 साल राज करके गए हैं। तो औरंगजेब भी उन्हीं में से एक है, अच्छा या बुरा जैसा भी था, 50 साल का राज था। और फिर हैं लेटर मुगल्स, जो किसी काम के नहीं है, और खुशकिस्मती से आपको उनके बारे में पढ़ना बहुत कम पड़ेगा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इन लेटर मुगल्स के कारण अंग्रेजों का भारत पे राज हो गया और हम गुलामी की जंजीरों में बंध गए बहुत सालों के लिए। तो जहांगीर का असली नाम था सलीम, और ये नाम रखा गया था फतेहपुर सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, क्योंकि काफी मिन्नत और दुआ के बाद सलीम का जन्म हुआ था। अकबर की जो राजपूत वाइफ थी, राजा भारमल की बेटी, उससे सलीम का जन्म हुआ था। तो अकबर का ऐसा मानना था कि ये सलीम चिश्ती का आशीर्वाद है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया सलीम। लेकिन सलीम जब बड़ा हुआ तो उसने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी। 1601 में वो खुले रूप से बगावत में आ गया था। उसने आगरा पे अकबर के खिलाफ एक बार फौज लेकर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन जैसे तैसे उसे वापस भेजा गया। इलाहाबाद के किले में जहांगीर ने अपना खुद का दरबार लगाना शुरू कर दिया। अकबर ने अपने खास अबुल फजल को इसे समझाने के लिए भेजा, तो इसने अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो ऐसे में अकबर बहुत दुखी हो गया था, ऊपर से सलीम शराब के नशे में डूबा रहता था। तो अकबर का मानना था कि सलीम परफेक्ट नहीं है अगला बादशाह बनने के लिए, अगला बादशाह बनना चाहिए खुसरो को। खुसरो सलीम का ही बेटा था और उस वक्त सिर्फ 16-17 साल का था। तो अकबर चाहता था कि मेरा पोता, जो कि खुसरो में अकबर को अपने ही गुण नजर आते थे, सहिष्णुता, बिल्कुल व्यवहार कुशल, और मिलिट्री में भी एक्सपर्ट है, अच्छा है। तो इस कारण से खुसरो को उसने कहा था कि तुम अगला बादशाह बन जाओगे। लेकिन जब उसकी मौत हुई अकबर की 1605 में, तो आधे दरबारियों ने सलीम को सपोर्ट दिया, और क्योंकि सलीम सीनियर था, बड़ा बेटा था, तो सलीम के पास आर्मी भी थी, तो उसने अपने गद्दी संभाली आगरा में, और खुसरो ने बगावत कर दी अपने ही पिता के खिलाफ। और खुसरो की इस बगावत को दबा दिया गया, खुसरो को अंधा करके रखा गया बहुत सालों तक, उसे ब्लाइंड कर दिया गया। और खुसरो का साथ दिया था 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने, और इस साथ देने के कारण उन्हें भी पकड़ के मार दिया गया। तो जहांगीर ने 5वें सिख गुरु को एग्जीक्यूट करवाया, और ये बहुत ही गलत निर्णय था जहांगीर का, क्योंकि इससे हमेशा के लिए सिख मुगल सल्तनत के खिलाफ हो गए। और इसका खामियाजा हमेशा मुगलों को उठाना पड़ा कि पंजाब में सिखों ने बार बार कोशिश करी कि मुगल रूल हट जाए। फाइनली 1699 में जाकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सानिध्य में खालसा पंथ की स्थापना करी गई, और वो एक मार्शल ट्रेडिशन था कि अब सिखों ने पूरी तरह से हथियार उठा लिए हैं और आर्मी बनाकर मुगलों से लड़ा जाएगा। तो ये याद रखना, जहांगीर ने 5वें सिख गुरु को मरवा दिया, अर्जुन देव को, और बेटा कौन था जहांगीर का? खुसरो, जिसने बगावत करी थी। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद पहला काम ये किया कि मेवाड़ से उसने मेवाड़ को हराना चाहा। तो मेवाड़ के खिलाफ कंटिन्यूसली फौज भेजी गई, लेकिन बहुत साल लगे उसे मेवाड़ को हराने में। तो राणा अमर सिंह वहां पे थे उस वक्त, राणा प्रताप के बेटे। राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, तो राणा अमर सिंह को हराने की कोशिश करी गई, लेकिन काफी फौज भेजने के बाद फाइनली खुर्रम इसमें सक्सेसफुल हुआ। खुर्रम जहांगीर का बेटा था, और आगे चलकर यही शाहजहां बना। तो ये शाहजहां है, और इसने कई बार आर्मी को लीड करते हुए कई बगावतों में इसे भेजा गया। तो ये मिलिट्री में बहुत एक्सपर्ट था, और जहांगीर इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता था। जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत ही फेमस था। कहते हैं इसने अपने महल के बाहर एक घंटी लगा दी थी, और जो भी उस घंटी को बजाता था उसे बादशाह के सामने पर्सनली सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जहांगीर के काल में एक इंपॉर्टेंट घटना है उसकी नूरजहां से शादी, और आगे नूरजहां का दबदबा। तो नूरजहां, जिसका नाम था मेहरू नीसा, और बाद में जहांगीर ने इसे नाम दिया था नूरजहां। इसका मतलब होता है कि पूरे दुनिया का लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की रोशनी।
तो कहते हैं, जहांगीर कहता था कि जब आप आते हो तब आपके चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती है कि पूरी दुनिया जगमगा जाती है, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया नूरजहां। तो ये एक विधवा औरत थी, इसका पति मुगल सल्तनत में ही नौकरी करता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, और उसके मरने के बाद ये विधवा जब हुई तो ये आगरा आकर रहने लगी, और जहांगीर को इससे प्यार हो गया, और जहांगीर ने 1611 में फाइनली इससे शादी कर ली। तो बहुत साल तो अफेयर चला, लेकिन फाइनली शादी कर ली। और मेहरुनिसा की, नूरजहां की खास बात ये थी कि इसने दरबार के कई ऊंचे पदों पर अपने ही परिवार वालों को बिठाना शुरू कर दिया। तो इनका परिवार ओरिजिनली पर्शिया से था, ये लोग फारस से आए थे, और इसके पिता फारस से आकर मुगल बादशाह की सर्विस में लग गए थे। तो इसने अपने परिवार के कई लोगों को अच्छे ऊंचे पदों पे बिठा दिया, आर्मी में बिठा दिया, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मनसब दिलवा दिए। तो इस तरह से नूरजहां के परिवार का पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स पे दबदबा हो गया, और नूरजहां का जो ग्रुप था, उनका जो गुट था, वो दरबार में पूरी तरह से हावी था। नूरजहां की एक बेटी थी पहली शादी से, जिसका नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहां ने उसकी शादी किससे करवा ली? जहांगीर के सबसे जवान बेटे से, जिसका नाम था शहरयार। ये नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी के लिए बता रहा हूं आपको। शादी करवाने का मकसद क्या कि जहांगीर के मरने के बाद सत्ता मेरे परिवार में ही रहे। शहरयार को उसने आगे बढ़ाना शुरू किया कि इसे, जहांगीर को बोला इसे बनाओ, आप इसे ग्रूम कीजिए, इसे अगला बादशाह बनाने की तैयारी कीजिए। लेकिन जहांगीर किस पे डिपेंडेंट था? खुर्रम पे, क्योंकि खुर्रम उसके लिए कई लड़ाइयां जीत रहा था, कई जगह बगावतें खत्म कर रहा था। तो खुर्रम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद उसने ये देखा कि जब मैं लड़ लड़ा के आता हूं तो यहाँ दरबार में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं, यहाँ पे तो नूरजहां पूरी तरह से हावी है, वो शहरयार, लाडली बेगम और इनका जो गुट है वो उसको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। तो खुर्रम इस बात से बहुत नाराज हो गया, और 1622 में फाइनली उसने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी, क्योंकि उसे ये समझ में आ रहा था कि नूरजहां शहरयार को अगला बादशाह बनाना चाहती है। 4 साल तक खुर्रम बगावत में रहा। फाइनली 4 साल बाद जहांगीर ने उसे मनाया, समझाया, जैसे भी करके बुलाया कि आओ, और अब मैं बीमार हूं और तुम्हें ही अगला शासन संभालना है, आगे काम संभालना है। अब हम देखेंगे कि जहांगीर के समय में आर्ट आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुए। तो पहली चीज, जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया। ये श्रीनगर कश्मीर में दल झील के किनारे बना हुआ एक बाग है, बहुत ही सुंदर सा बाग, जिसकी डिजाइन पर्शिया के फेमस गार्डन्स के डिजाइन पे करी गई, उनके पैटर्न पे। और जहांगीर को कश्मीर काफी पसंद था, वो अपना बहुत समय वहां पे बिताया करता था। फिर दूसरा है इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में। ये इत्मादुद्दौला जो है ये नूरजहां का पिता था, और अपने पिता के लिए नूरजहां ने ये बहुत सुंदर सा मकबरा बनवाया, और इसमें एक नई टेक्निक भारत में इस्तेमाल करी जो ये भी पर्शिया से आई हुई थी। देखिए, ठीक है, ये पूरा परिवार ही पर्शिया का था, तो इन्होंने पर्शिया की एक टेक्निक पितृद्यूरा इस्तेमाल करी। पितृद्यूरा क्या होता है? ये होता है कीमती पत्थरों का इनले वर्क। इसका मतलब है, जैसे आप ताजमहल के फोटोज देखिए, ताजमहल में मार्बल की दीवारों में, मार्बल के अंदर जो ग्रीन रेड कलर की आपको डिजाइन्स दिखती हैं फूल पत्ती की, वो पेंट नहीं करी गई हैं, वो सभी कीमती पत्थर हैं जिन्हें मार्बल के अंदर जड़ा गया है। तो वो जो कीमती पत्थरों की जड़ाई है वो बहुत ही मुश्किल होती है, और वो पेंटिंग वगैरह तो आसान होता है, लेकिन आपको पत्थर जड़ना किसी दीवार के अंदर और वो गिर ना जाए तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत बारीक काम होता है ये पितृद्यूरा का, और ये सबसे पहले भारत में इस्तेमाल हुआ था इत्मादुद्दौला के मकबरे में। और शाहजहां ने इसका ताजमहल में बहुत भरपूर उपयोग किया है। ताजमहल में पूरे में पितृद्यूरा बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर आप कभी ताजमहल जाते हैं तो इस बात पे गौर कीजिएगा कि वहां पे जो डिजाइनिंग बनी हुई है दीवारों में वो कैसे है, तो आपको पितृद्यूरा उसमें समझ में आ जाएगा और याद रहेगा। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो बेस्ट चीज है आप देश में घूमिए, थोड़ा भ्रमण कीजिए, और खास करके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पे जाइए, और सिर्फ फोटो ही क्लिक मत करिए, उसका अवलोकन करो। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ ली है, उसके बाद आप जब मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको अलग ही मजा आएगा। आप ये सब टेक्निक्स पढ़ लेंगे कि कैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो मैं आर्किटेक्चर आर्ट में डिस्कस करूंगा। आप ये पढ़ लेंगे कि कौन सा ट्रू आर्च है, कौन सा ट्रू डोम है। तो आपको घूमने में जो मजा आएगा, आपको जो चीजें देखने में जो आपकी अनुभूति होगी, वो बिल्कुल अलग ही लेवल की होगी। चलिए, बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक हो गए, फिर से आते हैं जहांगीर पे। फिर जहांगीर ने पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। जहांगीर खुद एक अच्छा पेंटर था, और इसके समय में मुगल पेंटिंग काफी डेवलप हो गई। अब हम बात करेंगे 2 इंग्लिश राजदूत की। तो ये दोनों दूत इंग्लैंड के राजा ने भेजे थे जहांगीर के कोर्ट में। पहला था विलियम हॉकिंस। तो 1608 में विलियम हॉकिंस आया, और इसने कोशिश करी कि उस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सन 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे मैं ध्यान रखना हमेशा EIC लिखूंगा आगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एरियाज में फैक्ट्री खोलना चाहती थी,
और इसी की दरख्वास्त करने विलियम हॉकिंस वहां आया था। फैक्ट्री का क्या मतलब है? फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब है कि वहां पे खाली एक वेयर हाउस है जहां पे सामान आएगा, वहां पे सामान को रखा जाएगा, उसका स्टोरेज होगा और आगे उसे जहाज पे लाद कर इंग्लैंड भेजने के पहले सुरक्षित रूप से रखा जाएगा, उसका हिसाब किताब अकाउंट्स वगैरह देखे जाएंगे। तो वो एक तरह से सिंपल वेयर हाउस है, जैसे आज हम वेयर हाउस कहते हैं ना जहां पे सामान का स्टोरेज किया जाता है, तो उस तरह की चीज है। तो ये एक ट्रेडिंग पोस्ट है जहां से व्यापार होता है, एक कंपनी का ऑफिस है। तो ऑफिस स्थापित करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है और यही परमिशन मांगने विलियम हॉकिंस आया था। 2-3 साल दरबार में रहने के बावजूद उसे परमिशन नहीं मिली क्योंकि पोर्चुगीज जो हैं वो मुगल दरबार में बहुत हावी थे। आगे हम देखेंगे कि पोर्चुगीज भारत में 1509-10 से ही व्यापार कर रहे थे और 100 साल ऑलरेडी इन्हें हो चुके हैं। 1610 में तो उन्हें 100 साल हो चुके हैं भारत में व्यापार करते हुए। तो उन्होंने मुगलों से बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए थे। कारण क्योंकि पोर्चुगीज की नेवी बहुत अच्छी थी और मुगलों के पास नेवी ना के बराबर थी, तो उन्हें समुद्र पे एक कंट्रोल रखने के लिए, व्यापार के लिए और अपने सेफ्टी के लिए पोर्चुगीज की जरूरत थी। और दूसरा, पोर्चुगीज को मुगल दरबार से दोस्ती बना के रखने में, खास करके अकबर से दोस्ती बना के रखने में फायदा था, क्योंकि अगर कभी जमीन पे लड़ाई होती है तो वहां से उनकी हेल्प ली जा सकती है। तो पोर्चुगीज अकबर के दरबार में भी बहुत हावी थे। हमेशा कोई ना कोई पोर्चुगीज एम्बेसडर, मतलब पोर्चुगीज एम्बेसडर वहां पे कोई ना कोई रहता था अकबर के दरबार में, और जहांगीर के समय भी ऐसा था। तो इन पोर्चुगीज लोगों ने वहां पे इस अंग्रेज की दाल नहीं गलने दी, क्योंकि ये इनके प्रतिद्वंदी थे। अगर इंग्लैंड की कंपनी आ जाती है तो पोर्चुगीज का तो काम कम हो जाएगा ना, बिजनेस कम हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कुछ साल तक, फिर विलियम हॉकिंस चला गया। लेकिन 1613 में क्या हुआ? 1613 में पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में एक लड़ाई हुई, समुद्री लड़ाई थी, और इसमें पोर्चुगीज की हार हो गई। तो वहां पे उन्हें जबरदस्ती मानना पड़ा। तो उन्होंने अपने जो ये अपनी टांग अड़ा रहे थे इस मामले में, ये इन्होंने टांग अड़ानी बंद कर दी और फाइनली जहांगीर ने परमिशन दे दी। तो 1611 में जहांगीर ने इंग्लैंड को परमिशन दी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि सूरत में फैक्ट्री लगा लें। तो सूरत में इनकी फैक्ट्री लगी 1611 में। सूरत में पहली फैक्ट्री लगने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मन हुआ कि और भी फैक्ट्रियां लगाई जाए, व्यापार अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने इंग्लैंड के राजा से फिर दरख्वास्त करी कि एक बार और किसी को भेजो, और इस बार ढंग के आदमी को भेजना, विलियम हॉकिंस को मत भेज देना जो विफल हो गया था। तो इंग्लैंड के राजा ने किसे भेजा? थॉमस रो को। थॉमस रो एक बहुत ही सीनियर राजदूत था, उसे एक्सपीरियंस था कैसे बड़े बड़े सुल्तान राजाओं से मिलते हैं। वो पहले भी कई राजाओं के दरबार में जा चुका था। तो थॉमस रो 3 साल जहांगीर के दरबार में रहा और उसकी जहांगीर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों साथ बैठकर शराब पिया करते थे। और इसी अच्छी दोस्ती का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला कि उन्हें कई जगह फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई। तो इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का सितारा बुलंद हुआ और धीरे धीरे उन्होंने बंगाल, आगरा, सूरत और उसके अलावा भी कई जगहों पे अपनी फैक्ट्री लगाई। अब हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां 1627 से 1658 तक बादशाह रहा। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बादशाह बना इसने अपना नाम बदल लिया, क्योंकि आप ऐसे खुर्रम उर्रम जैसे नामों के साथ एक टशनी बादशाह नहीं बन सकते हो, तो नाम आपको बदलना पड़ेगा। अब देखिए, शाहजहां ऐसे ही आराम से बादशाह नहीं बन गया था। जैसे ही जहांगीर की मौत हुई तो नूरजहां जो उसकी वाइफ थी, वो चाहती थी कि उसकी जो बेटी है लाडली बेगम, लाडली का पति कौन था? शहरयार। तो शहरयार जहांगीर का जो छोटा बेटा है वो चाहती थी कि ये बादशाह बन जाए। लेकिन दूसरी ओर नूरजहां का ये जो भाई था उसका नाम था असफ खान। ये मिलिट्री में जनरल था, सीनियर, और बहुत मतलब नोबल था, काफी पावरफुल नोबल था। ये भी मैंने आपको बताया नूरजहां ने कैसे अपने परिवार में सभी लोगों को, खास करके अपने भाई को, उच्च पदों पे बिठा दिया था। असफ खान की जो बेटी थी मुमताज, उसकी शादी हो रखी थी शाहजहां से। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। तो जैसी जहांगीर की मौत होती है तो नूरजहां ने चाहा कि ये बने, और असफ खान जो है उसने बोला नहीं, शाहजहां को ही बनना चाहिए, क्योंकि एक तो शाहजहां सबसे काबिल है और इसी का हक बनता है, यही बड़ा बेटा है, और दूसरी चीज ये मेरा दामाद है। तो असफ खान और नूरजहां के गुटों में लड़ाई होती है और इस वॉर ऑफ सक्सेशन में इनकी जीत हुई और शहरयार को मार दिया गया, और नूरजहां और लाडली बेगम को इन्होंने लाहौर में नजरबंद कर दिया। और ये अगले 18 सालों तक नूरजहां एक ही घर में बंद रही, उसे वहां लाहौर के किले में नजरबंद कर दिया गया। तो इस तरह से शाहजहां राजा बना, इतनी आसानी से नहीं बना। तो आप देखेंगे कि हर मुगल बादशाह कुछ ना कुछ परेशानी झेल रहा है या फिर अपने पिता के खिलाफ बगावत कर रहा है। तो देख, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी शादी हुई थी मुमताज से, जिसका ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानू बेगम,
और ये नूरजहां की भतीजी थी, तो इसे अपने ससुर जी असफ खान का साथ मिला इस लड़ाई में और इस तरह से वो बादशाह बना। शाहजहां ने अहमदनगर जीत लिया। वो आपको 3 सल्तनत याद है जो मैंने बताई थी, बहमनी से टूटकर अब सिर्फ मेजर 3 सल्तनत बची थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो उनमें से अहमदनगर को शाहजहां ने जीत लिया और ये इतनी आसानी से एक लड़ाई में नहीं जीता, बहुत साल लगे। अकबर के समय से कोशिश चल रही थी, अकबर अपने समय से ट्राई कर रहा था, लगातार आर्मीज भेज रहा था कि अहमदनगर को जीता जाए, गोलकोंडा, बीजापुर। तो गोलकोंडा, बीजापुर तो बहुत दूर की बात है, अहमदनगर में ही जहांगीर भी फेल हो गया और अकबर भी फेल हो गया। तो फाइनली शाहजहां ने इसे अपने कब्जे में लिया और इस तरह से मुगल एम्पायर अब थोड़ा और बढ़ चुका है। अहमदनगर के बाद शाहजहां की फौज ने बीजापुर और गोलकोंडा को भी हरा दिया और ये दोनों जो राज्य हैं ये मुगल एम्पायर को ट्रिब्यूट देने लगे। ट्रिब्यूट का मतलब होता है एक सालाना रकम भेजी जाती है, जैसे कि टैक्स, एक तरह से 1 करोड़ या 20 लाख 50 लाख का टैक्स भेजा जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि हाँ, हम आपके अधीन हैं, आपकी हुकूमत मानते हैं, आप हमारे ऊपर हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि बीजापुर और गोलकोंडा ने भी एक तरह से मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाहजहां इन्हें एनेक्स नहीं कर पाया। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से नहीं हराया था कि पूरा एनेक्सेशन कर ले, और ये बहुत बड़ा इलाका था बीजापुर गोलकोंडा का, इसे संभालने में भी दिक्कत आती। तो शाहजहां का जो समय है ये कई बार मुगलों का स्वर्णिम काल कहा जाता है, मुगल शासन का स्वर्णिम काल, क्योंकि पहला तो इसमें कोई बाहर से बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ, किसी का इन्वेजन नहीं हुआ, दूसरा कोई बहुत बड़े लेवल की लड़ाइयां नहीं हुई। जैसे अकबर के समय में आपने देखा लगातार एक के बाद एक लड़ाई चल रही थी, इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। तीसरा, लगभग 100 सालों के राज के बाद अब मुगल एम्पायर में शांति है, समृद्धि है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है और अब एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटल हो चुका है। जो अकबर के रिफॉर्म्स थे, मनसबदारी, जब्ती और दहशाला सिस्टम, वो सब अब पूरी तरह से सेटल हो गए हैं और रेवेन्यू सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। तो अब मुगल एम्पायर शांत है, अपने चरम पर है। और एक दिक्कत बस हुई थी, वो ये कि जहांगीर के समय में कांधार इनके हाथ से चला गया। तो कांधार ये प्रोविंस है और ये सफाविद जो ईरान में पर्शिया की जो राजा थे, हालांकि पर्शिया के साथ मुगलों के संबंध बहुत अच्छे रहे, क्योंकि आपको याद होगा हुमायूं को किसने पनाह दी थी, शाह तहमास्प ने, वो एक सफाविद राजा था। तो वैसे तो दोनों बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे, लेकिन कंधार को लेकर इनमें हमेशा दिक्कत चलती रहती थी। तो कंधार सफाविद ने जहांगीर के समय में छीन लिया और जहांगीर इसे वापस नहीं ले पाया, ना ही शाहजहां ले पाया। उसने 3 बार कोशिश करी, तीनों बार वो विफल हुआ। तो अब मुगल एम्पायर यहाँ दक्षिण में देखिए, अहमदनगर आने के बाद ये वाला एरिया और बढ़ चुका है, लेकिन बीजापुर और गोलकोंडा अभी भी बाकी हैं। हालांकि ये क्या दे रहे हैं, ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, पैसे इन्होंने भी देने शुरू कर दिए, बाद में बंद कर दिए थे, कुछ समय दिए, फिर बाद में कुछ सालों बाद बंद कर दिए, फिर से लड़ाई शुरू हो गई, ऐसा चलता रहा। ठीक है, आप तो बस ये याद रखिएगा, अहमदनगर जो है वो शाहजहां के समय में एनेक्स हो गया था, वो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया था। तो अब मुगल एम्पायर यहाँ से डेक्कन से लेकर अफगानिस्तान तक बढ़ चुका है। अब ये जो शांति वाला समय है, ये मुगल आर्किटेक्चर के लिए स्वर्णिम काल था। शाहजहां को ग्रेट बिल्डर कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें बनवाई और बहुत अच्छी चीजें बनवाई। तो पहली चीज इसने बनवाई ताजमहल, क्योंकि इसकी जो फेवरेट वाइफ थी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज, उसकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी 1630-31 के आसपास। तो उसके बाद शाहजहां ने यह तय किया कि एक मकबरा बनवाया जाएगा जो खुद उसके लिए भी काम आएगा, यानी ये शाहजहां ने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया था और वो खुद तो जिंदा था, तो उससे पहले उसने अपनी वाइफ को वहां दफना दिया। ठीक है, तो ताजमहल सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बनाया गया था, ये मुगलों में एक परंपरा चली आती थी कि अपना मकबरा बनवाओ और उसे बहुत भव्य बनवाओ। ठीक है, ये सारे सल्तनत पीरियड से आप देखते आ रहे होंगे कि टूम्स कितने बड़े और भव्य बनाए जाते हैं। याद कीजिए गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कितने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। याद कीजिए शेर शाह सूरी का मकबरा ससारम में, कितना भव्य आर्किटेक्चर, चारों तरफ लेक। तो सुंदर मकबरे बनवाने का एक कारण था, उससे आपकी ख्याति फैलती है और उससे ये पता चलता है कि एज अ बादशाह आप कितने ताकतवर थे, आप कितने समृद्ध थे, आपकी प्रॉस्पेरिटी कैसी थी। तो ये वैसा ही है जैसे आज जिसके पास पैसा होता है वो बड़ी गाड़ी खरीदता है और बड़ा बंगला बनवाता है ना। ये दो ही तो चीजें हैं जिससे पता चलेगा समाज में कि भाई आदमी ने पैसा कमाया है। तो उस जमाने में कैसे पता चलता था कि इस राजा ने पैसा कमाया है, अपना मकबरा अच्छा बनवाकर। तो इसीलिए ताजमहल बनवाया गया था, सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बना था। ठीक है, वो उसने खुद अपने लिए भी बनवाया था और शाहजहां की मौत के बाद उसे भी वहीं दफनाया गया है। तो वहां पे सिर्फ उसकी बीवी नहीं, शाहजहां खुद भी दफनाया हुआ है। तो ओरिजिनल नाम था मुमताज महल, जो कि बाद में बिगड़कर हो गया ताजमहल। तो ये बना आगरा में। फिर लाहौर का जो किला है उसमें मोती मस्जिद बनवाई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करना, क्योंकि क्या होता है ना, मोती मस्जिद एक तो है लाहौर के किले में और एक मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में, और दिल्ली के लाल किले वाली मोती मस्जिद बनवाई है औरंगजेब ने। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में हमेशा डाला जाएगा। तो एक मोती मस्जिद लाहौर शाहजहां, और जो दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने। फिर एक पूरा नया शहर बनवाया उसने, उसको नाम दिया शाहजहांबाद। कहाँ था ये? दिल्ली में। और दिल्ली में शाहजहांबाद वो इलाका है जहाँ पे आज रेड फोर्ट है, लाल किला, जहाँ से 15 अगस्त को उसकी प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। और इसी लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास बनवाए गए। दीवाने आम का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आम पब्लिक जब बादशाह से मिलने आएगी या फिर कोई भी काम से आएगी तो वहां पे दरबार लगेगा। और दीवाने खास वो जगह है जहाँ पे बादशाह अपने खास मंत्रियों से या फिर खास आर्मी के ऑफिसर्स से मीटिंग करते थे। तो ये दीवाने खास और दीवाने आम है, बहुत ही अच्छे और उम्दा बने हुए हैं। फिर है जामा मस्जिद दिल्ली की, ये भी लाल किले के पास में ही है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। फिर श्रीनगर में निशात बाग, तो शालीमार बाग तो बनवाया था जहांगीर ने, और ये निशात बाग बनवाया था असफ खान ने। असफ खान कौन है? शाहजहां के ससुर जी। तो अब बनवाया भली ससुर जी ने था, लेकिन नाम किसका रहेगा? शाहजहां का, क्योंकि बना किसके शासनकाल में? शाहजहां के। ठीक है, तो चाहे आपके शासनकाल में कुछ भी हो, वो सब आपका ही नाम हो जाएगा, है ना। हम ये देखते ही हैं, भारत में भी ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी पुरानी सरकार कोई काम पूरा करवा के गई हो, लेकिन इनॉग्रेशन जिसका होगा पट्टी उसी के नाम के लगेगी। ठीक है, तो हर बार ऐसा होता है कि पुरानी सरकारों के प्रोजेक्ट नई सरकार काम करवा के अपने वहां पे नेम प्लेट लगवा देते हैं कि इसका इनॉग्रेशन हमने किया। फिर है पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन जो है वो एक कुर्सी थी जिसपे बादशाह बैठेगा। तो ये एक पीकॉक थ्रोन बनवाया शाहजहां ने, जिसमें इतने हीरे मोती जड़े थे कि इसकी कीमत ताजमहल से भी ज्यादा थी। तो ताजमहल इतना बड़ा है, लेकिन ये एक कुर्सी उससे ज्यादा महंगी थी, और इसका नाम तख्ते तौस भी है। तौस का मतलब होता है मोर, तो ये मोर के शेप का था। इसके 2 हत्थे थे जिन पे हाथ रखे जाते हैं, वो मोर की डिजाइन के थे। हमारे पास इसका कोई फोटो या कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई शायद पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। और इसे नादिर शाह उठाकर ले गया 1739 में, जब उसने हमला किया तो ये उसे दिल्ली से उठाकर ले गया, और इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। जी हाँ, कोहिनूर वही हीरा है जो काकतीय साम्राज्य से अलाउद्दीन खिलजी के लिए कौन लेकर आया था? मलिक काफूर। और उसके बाद से ये दिल्ली के सुल्तानों के पास ही रहा कोहिनूर, और शाहजहां ने इसे खजाने से निकलवाकर अपनी कुर्सी में लगवा दिया। तो इस तख्ते तौस में कोहिनूर लगा हुआ था। तो नादिर शाह जो है वो इसे उठाकर ले गया, तो उसने कोहिनूर उसमें से निकाल दिया। फिर वहां से ये अहमद शाह अब्दाली के पास गया, उसके बाद आगे अफगान के पास रहा। फिर जब अफगानों को रणजीत सिंह जी ने हराया, जो कि सिख राजा थे, तो फिर वो फिर से उसे भारत ले आए। और जब रणजीत सिंह जी को अंग्रेजों ने हराया, तब अंग्रेज उसे ले गए। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि शाहजहांबाद अब नया कैपिटल बन चुका है मुगलों का। पहले कैपिटल क्या था? आगरा। कुछ सालों के लिए बीच में फतेहपुर सीकरी अकबर ने शिफ्ट किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया, फिर से आगरा आ गया। तो अब बहुत सालों से आगरा ही था, लेकिन जब ये नया शहर बसाया गया शाहजहांबाद का, तो शाहजहां कैपिटल आगरा से फिर से दिल्ली ले गया, और अब दिल्ली में ये एक और नया कैपिटल बन चुका है। तो दिल्ली में अभी तक हमने कई शहर देख लिए, जैसे किला राय पिथौरा और सीरी, तुगलकाबाद, दीन पनाह, फिरोज शाह का कोटला। तो ये अब एक और नया शहर बनता है शाहजहांबाद। आज 21वीं सदी में आप इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जानते होंगे, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों ने एक और दिल्ली बसा दिया जिसे हम न्यू दिल्ली कहते हैं, न्यू दिल्ली। तो वो राष्ट्रपति भवन, राजपथ वाला जो पूरा एरिया है वो न्यू दिल्ली है, और ये है पुरानी दिल्ली। अब मैं बात करूंगा उत्तराधिकार की लड़ाई जो 1657-58 में हुई। तो शाहजहां बीमार पड़ा, और शाहजहां के बीमार पड़ते ही अफवाह फैली कि ये मरने वाला है, और बादशाह के मरने की खबर सुनकर उसके चारों बेटों में खलबली मच गई। पहला और सबसे बड़ा बेटा था उसका दारा शिकोह। ये काफी उदारवादी विचारधारा का आदमी था, और ये काफी ज्ञानी था, अलग अलग भाषाओं का इसको ज्ञान था, और ये एक अच्छा स्कॉलर था, और शाहजहां की मर्जी थी कि यही अगला बादशाह बने। दूसरा बेटा शुजा, बंगाल में गवर्नर। तीसरा औरंगजेब, जो कि दक्कन का गवर्नर था, और इसने दक्कन में रहते हुए बहुत लड़ाइयां जीती थी। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इन सभी के खिलाफ जो कैंपेन चलते थे उनमें ज्यादातर औरंगजेब ही आर्मी को लीड करता था, और ये अपने पिता की तरह बहुत अच्छा आर्मी जनरल था। और ये बहुत ही स्टॉन्च सुन्नी था, कट्टर सुन्नी था, यानी कि दारा शिकोह से थोड़ा अलग मिजाज और अलग विचार। चौथा है मुराद, जो कि गुजरात में उस वक्त गवर्नर था। तो चारों बेटे अचानक से अलर्ट हो गए कि पिताजी जाने वाले हैं, तो अब लड़ाई शुरू कर दी जाए। चारों के एम्बिशंस बहुत थे, क्योंकि ये सभी 40 के पार थे। शाहजहां
काफी एज के, शाहजहां खुद काफी एज में बादशाह बना था, तो उसके बेटे भी सब बड़े बड़े थे। तो दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब ये सभी 45-40 एज के आसपास इनकी एज थी, तो काफी बड़े थे ये उम्र में। तो इसीलिए सब एक्सपीरियंस थे, काफी लड़ाई का एक्सपीरियंस था, एडमिनिस्ट्रेशन का इन्हें एक्सपीरियंस था 20-20 साल से। तो अब इनके बीच में एक लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले शुजा जो है बंगाल से आया और उसने दारा शिकोह के खिलाफ अपनी आर्मी भेजी। तो दारा शिकोह, अब उसकी आर्मी जो है उसने शुजा को हरा दिया उत्तर प्रदेश में, और वहां से शुजा भागकर बर्मा की ओर चला गया, और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई, हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। तो शुजा भाग गया बर्मा। फिर दूसरी ओर दक्षिण में क्या होता है कि औरंगजेब ने मुराद से हाथ मिला लिया। तो मुराद को उसने ऐसे बोला कि एम्पायर बहुत बड़ा है, हम दोनों मिलके बाकी दोनों भाइयों को हरा देते हैं और बाद में इसे आधा आधा बांट लेंगे। तो इन दोनों ने अपनी आर्मी को ज्वाइन कर दिया, और उत्तर से दारा शिकोह की जो आर्मी है वो धर्मत में आई, और धर्मतपुरी नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, उज्जैन के पास में, वहां पे ये लड़ाई होती है, बैटल ऑफ धर्मत। और वहां पर बैटल ऑफ धर्मत में दोनों की कंबाइंड आर्मी ने, औरंगजेब और मुराद की आर्मी ने दारा शिकोह की आर्मी को हरा दिया। वहां से आर्मी उसकी पलटकर भागी आगरा की तरफ, और आगरा में फिर से एक लड़ाई होती है, बिल्कुल आगरा शहर के बाहर। यहाँ पे भी औरंगजेब और मुराद की आर्मी ने फिर से दारा शिकोह की फौज को हराया, और यहाँ से दारा शिकोह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये 1658 की बात है। उसके बाद दारा शिकोह कुछ सालों के लिए सिंध में, गुजरात में और इन एरियाज में घूमता रहा, भटकता रहा, ताकि कोई आर्मी उसे मिल जाए, पैसा मिल जाए जिससे वो फिर से हमला करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनली औरंगजेब बादशाह बन जाता है और उसने मुराद को मरवा दिया। तो जिस भाई को उसने प्रॉमिस किया था कि आधा आधा कर लेंगे, उसे उसने जेल में डाल दिया और 3 साल बाद उसका सर कलम करवा दिया। तो इस तरह से औरंगजेब बादशाह बना। और किस्मत देखिए, शाहजहां जो बीमार हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया और 8 साल और जिंदा रहा। और इन 8 सालों के लिए औरंगजेब ने उसे, शाहजहां को, आगरा के किले में बंदी बना दिया, और उसे वहां से बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। और आगरा के किले से बस वो ताजमहल को देखा करता था और ये सोचता था कि कब मैं अपनी बीवी के पास जाऊं, मुझे भी वहां दफनाया जाए। तो ये कहानी थी शाहजहां और औरंगजेब की। तो ये बैटल ऑफ सक्सेशन में आपको याद रखने वाली चीजें क्या है, चारों नाम आपको पता होने चाहिए, और ये चीज ध्यान रखना कि हारा कौन था। तो दारा शिकोह जो है वो हार गया था। ये नाम बाकी दोनों याद रहे ना रहे, दारा शिकोह जरूर याद रखना। औरंगजेब ने बादशाह बनते ही अपना नाम रखा आलमगीर। तो इसके दादाजी का नाम था जहांगीर और इसका नाम था आलमगीर। 1658 से 1707 तक इसका राज रहा, यानी लगभग 50 साल। ये बहुत ही रूढ़िवादी किस्म की सोच रखने वाला व्यक्ति था, कट्टर सुन्नी था। इसे नाच गाना ये सभी चीजें, कोई भी अन इस्लामिक चीज इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसने दरबार में नाच गाना बैन करवा दिया था। ये खुद इतने सिंपल तरीके से रहता था कि लोग इसे जिंदा पीर कहते थे। जिंदा पीर का मतलब ये कि लिविंग सेंट, कि ये तो जीते जी संत है, क्योंकि इसकी लाइफस्टाइल इतनी सिंपल है। ना ये महंगे कपड़े पहनता था, ना ये कोई बहुत महंगा खाना खाता था, ना ये शराब पीता था। और अपना खुद का गुजर बसर करने के लिए ये जो टोपी होती है, टोपी को बुनता रहता था, और उन टोपियों को बेचने से जो पैसा आता था उसी से अपना खर्चा चलाता था। यानी इसने कोई महंगे हीरे जवाहरात ये सब खजाने से नहीं निकाले, ना ही कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसने बनवाई, या फिर कोई बहुत आलीशान तख्ते तौस बनवाया। इस तरह के काम औरंगजेब ने बिल्कुल नहीं करे। इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया मुहतसिब, जिसमें मॉरल कोड को एनफोर्स किया जाता था कि लोग इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है उस तरह से जिएं, जो इस्लाम को फॉलो करें, और जो लोगों का बिहेवियर है वो एकदम अदब कायदे का होना चाहिए। तो मॉरल कोड को फॉलो करने के लिए उसने मुहतसिब डिपार्टमेंट बनवाया, और ये याद रखना जिंदा पीर इसे कहते थे। अब हम देखेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, जिसके कारण औरंगजेब काफी बदनाम है। तो औरंगजेब नॉन मुस्लिम्स की तरफ काफी असहिष्णु था। तो हिंदू, जैन, इन सभी धर्मों के खिलाफ औरंगजेब ने कई नियम लगाए। सबसे पहले जो भी गैर मुसलमान है उस पर जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स फिर से लगा दिए गए। ये अकबर ने बंद कर दिए थे, लेकिन अब औरंगजेब ने इन्हें फिर से लागू किया। फिर नए मंदिरों के बनने पे बैन लगा दिया गया, उन पे रोक लगाई गई, और जो पुराने मंदिर है उनके रिपेयर पे भी कई जगह बैन लगा दिया। एक बहुत बड़ी घटना थी वो ये कि बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर है और मथुरा में जो कृष्ण भगवान का मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़ा गया। तो हिंदू धर्म में ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी थी। तो इन 2 मंदिरों को तोड़कर औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। हिंदुओं के कई त्योहारों को मनाने पे रोक लगा दी गई, तो पब्लिकली आप कोई त्योहार नहीं मना सकते थे। फिर उसके अलावा मुहर्रम पे जो सेलिब्रेशन होता है, तो मुहर्रम जो है वो शिया पंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में जो शिया पंथ है उसमें मुहर्रम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उसको बैन करने से ये पता चलता है कि औरंगजेब इस्लाम में भी
जो सुन्नी के अलावा दूसरे पंथ हैं उनके भी खिलाफ था। तो ये सब कारण रहे कि औरंगजेब से लोग काफी नाराज हुए और पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगह उसके खिलाफ बगावत होने लगी। तो बहुत बड़ा कारण था कि ये धार्मिक नीतियां औरंगजेब की जिनके कारण ये रिवोल्ट्स हुए। तो सबसे पहला रिवोल्ट था जाट्स ऑफ मथुरा। तो मथुरा के आसपास के जाट बगावत में आ गए और उनके नेता थे गोकल और राजाराम जाट। 2 बार इन्होंने बगावत करी, हालांकि इन्हें हरा दिया गया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के आसपास जाटों ने अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। आगरा से मुश्किल से 60 किलोमीटर की दूरी पे भरतपुर में एक जाट किंगडम एस्टैब्लिश हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि राजधानी से केवल 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पे एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद साम्राज्य स्थापित किया गया। फिर है बुंदेलों में राजा छत्रसाल के नेतृत्व में मोर्चा खोला और राजा छत्रसाल ने भी बाद में एक बुंदेलखंड में अलग राज्य स्थापित कर दिया। याद रखना, राजा छत्रसाल के नाम के पीछे ही मध्य प्रदेश का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम पड़ा है। फिर पंजाब में सिख भी बगावत में उतर आए थे और इनके जो लीडर थे, रिलीजियस लीडर, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने अरेस्ट करके और उनका सर कलम करवा दिया। और जो ये घटना है, इसके बाद सिख और ज्यादा नाराज हो गए। पहले ही जहांगीर ने एक सिख गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। उसके बाद अब गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ खालसा की स्थापना करी। तो इसके तहत अब धार्मिक ड्यूटी है, ये हर व्यक्ति की उसका धार्मिक कर्तव्य बन गया था कि अब वो हथियार उठाए और मुगल सल्तनत की खिलाफत करे। तो ये हुआ था 1699 में। और ध्यान रखना कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी सिख गुरु हैं। इनके बाद में कोई भी उसके बाद कोई भी नए गुरु नहीं है। जो किताब थी गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को ही हमेशा के लिए अब गुरु मान लिया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई भी व्यक्ति सिखों में गुरु नहीं बना। फिर मारवाड़, जो कि जोधपुर के आसपास का इलाका है राजस्थान में, वहां के राजपूत भी बगावत पर उतर आए, क्योंकि वहां जो मारवाड़ का राजा था, राजा जसवंत सिंह, तो उसकी मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान के पास में। वो मुगल आर्मी की तरफ से वहां गए थे। तो वहां पे उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी रानी थी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनसे जो बच्चे हुए उन बच्चों को औरंगजेब ने राजा का दर्जा नहीं दिया। औरंगजेब ने अपनी मर्जी के एक और परिवार के अन्य सदस्य को, जो उसकी मर्जी का था, उसे बिठा दिया गद्दी पे। तो इसकी खिलाफत करते हुए दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने 30 साल तक जोधपुर में बगावत करी और 30 साल तक मुगल आर्मी वहां पे इस रेबेलियन को सप्रेस करती रही। औरंगजेब की मरने के बाद फाइनली उसके बेटे ने वहां पे शांति समझौता किया और जो बेटा, जो पहले राजा जिसे नहीं माना गया था, उसे राजा मान लिया गया। फाइनली मराठा, दक्षिण का जो एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पे मराठा शिवाजी के नेतृत्व में उठ खड़े हुए और उन्होंने मुगल आर्मी को बहुत परेशान किया। तो औरंगजेब के समय में मुगल एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था, और उसकी जो पॉलिसीज थी उसके कारण अलग अलग जगह पे ये बिखरने लग गया था, यानी रिवोल्ट हो रहे थे। हालांकि अभी इंडिपेंडेंस सबको नहीं मिली, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब ने अपने समय में बीजापुर को मुगल एम्पायर में शामिल किया। तो लंबे समय तक चली लड़ाइयों के बाद फाइनली लगभग 80 से 100 साल की कोशिशों के बाद बीजापुर और गोलकोंडा मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए थे। तो ये है बीजापुर और ये है गोलकोंडा। इनका एरिया बहुत ही बड़ा था और इतना बड़ा एरिया ज्वाइन होने के बाद आप देख सकते हैं ये अकबर का एरिया था, अकबर और शाहजहां था। तो अब औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को यहाँ तक बढ़ा दिया। तो ऑलमोस्ट पूरा भारत औरंगजेब के रूल में था और असम पे भी औरंगजेब ने हमला किया। हालांकि पहले औरंगजेब की आर्मी वहां पे कब्जा जमाने में सफल रही, लेकिन बाद में अहोम्स, जो कि असम में जिनका राज था, अहोम डायनेस्टी थी, वहां पे अहोम किंगडम कहलाता था, उसी से ये नाम भी निकला है असम। तो अहोम्स ने फिर से उन शहरों को, अपने हारे हुए शहरों को जीत लिया। तो ये अहोम किंगडम लगभग 1200 के आसपास स्थापित हुआ था 12वीं सदी में, और 18वीं सदी में 18th सेंचुरी के बाद 19वीं शताब्दी में जाकर जब इसे अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में लेकर आई है, तब तक ये इंडिपेंडेंट रहा। तो ये 600 सालों में ना तो ये किसी सल्तनत के रूल में आया और ना ही मुगल एम्पायर के पूरी तरह से कंट्रोल में आया। गुवाहाटी मुगलों के कब्जे में आ गया था, लेकिन वो भी बाद में उन्होंने फिर से अहोम्स ने मुगलों से छीन लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि औरंगजेब के समय में मुगल एम्पायर अपने चरम पर था। सबसे बड़ा एरिया मुगल एम्पायर का औरंगजेब के वक्त रहा।
लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद ये इतनी बड़ी जो साइज थी इस साम्राज्य की, ये एक आफत बन गई और जगह जगह बगावत होने लगी। अलग अलग प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स हैं वो अपने आप को आजाद घोषित करने लगे। औरंगजेब की राज की एक खास बात ये थी कि जो उसके लाइफ के आखिरी 27 साल थे, यानी 1681 से लेकर 1707 तक, औरंगजेब अपने पूरे 27 साल दिल्ली से बाहर रहा, कैपिटल से बाहर रहा, किसी महल में नहीं रहा। वो अपनी आर्मी के साथ डेक्कन में गया, क्योंकि उसके जो भेजे गए सिपह सालार थे वो लगातार बीजापुर गोलकुंडा को हराने में नाकामयाब रहे थे। तो उसने खुद अपनी आर्मी को लीड करना शुरू किया और 86-87 में बीजापुर और गोलकुंडा को उसने हरा दिया। उसके बाद भी वो आराम से जा सकता था, लेकिन मराठास ने उसे अगले 20 साल तक डेक्कन में ही उलझाए रखा और वो 20 सालों तक मराठास के पीछे पीछे भागता रहा। तो कभी एक किले पे मराठा का कब्जा होता, मुगल आर्मी पहुंचती, वहां पे उन्हें हरा देती, वो जाकर दूसरे किले पे कब्जा कर लेते। तो मराठास की जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक थी उससे मुगल आर्मी जीत नहीं पाई। मुगल आर्मी बहुत बड़ी थी, लगभग 5 लाख लोग एक साथ चला करते थे और ये कैंप इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये चलने में बहुत धीरे मैन्यूवरिंग होती थी। तो मुगल आर्मी और मराठा आर्मी के बीच में ये 20 साल तक जो आंख मिचोली का खेल है ये चलता रहा। लगातार एक के बाद एक, कभी मुगल जीतते कभी मराठा जीतते, और इस पूरे खेल ने औरंगजेब को और उसके खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। तो औरंगजेब खुद भी बीमार हो गया और 90 साल की उम्र, ऑलमोस्ट 88-90 ईयर्स की उम्र में उसकी मौत होती है अहमदनगर के पास, और अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। और 27 साल वहां गुजारने के बाद भी वो मराठा को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इस 27 साल के कैंपेन ने खजाने को खाली किया, उसे भी खाली कर दिया और पूरे एम्पायर को भी उसने खत्म करने का काम किया। औरंगजेब ने बस 3 चीजें बनवाई थी। पहली चीज है बीबी का मकबरा, जो कि उसकी वाइफ का टूम्ब है, उसकी पत्नी का मकबरा है। ये है औरंगाबाद में। इसे कई बार मिनी ताज भी कहते हैं जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, क्योंकि ये ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश करी, लेकिन इतना भव्य नहीं है। पर इसमें भी वही 4 मीनारें बनाई गई हैं चारों तरफ, और बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसमें डोम बना हुआ है, और ये भी व्हाइट मार्बल से बना है, तो इसलिए इसे कई बार मिनी ताज भी कहते हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। फिर दूसरा है बादशाही मस्जिद लाहौर। जब ये बनी थी तब ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी, और इसका स्टाइल ऑलमोस्ट जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, शाहजहां ने बनवाई थी, उसी के पैटर्न पे ये बनी है। तो बादशाही मस्जिद लाहौर। और एक और चीज, दिल्ली के लाल किले में अपनी खुद की पर्सनल प्रेयर्स के लिए औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरा लाल किला जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, लेकिन उसमें ये एक ही स्ट्रक्चर है जो सफेद मार्बल से बना है, इसीलिए इसको कहते हैं मोती मस्जिद, और ये है लाल किले में, दिल्ली में। अब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्या नाम थे और उनको जो हेड करते थे उनका क्या, उस पोस्ट को क्या कहते थे। तो जैसा हमने सल्तनत पीरियड में देखा था, यहाँ पे भी ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनसे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइनेंस वजीर देखता था। मीर बख्शी जो पोस्ट है उसका काम है मिलिट्री को देखना, सैनिकों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग। फिर मीर समन का काम है कि जो राजा बादशाह और जो उसका पूरा उसका खानदान है, उसका जो घर है, यानी रॉयल हाउस होल्ड, जो पूरे पैलेस की देखभाल है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, ये मीर समन का काम है। तो देखिए जो बादशाह का हाउस होल्ड है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें कई 100 मेंबर होते हैं, तो उसमें कई सारी उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो इतने सारे लोगों की देखभाल और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना भी एक बहुत बड़ा काम था, इसलिए उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता था। फिर है काजी उल कुज्जत, जो कि चीफ जस्टिस है, जहाँ सारे रिलीजियस मैटर्स या फिर जो जुडिशियल मैटर्स हैं वो इनके अंडर में रहेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी, जो शरीयत के अनुसार कानून की पालना करनी है वो ये करवाएंगे। फिर है सद्र उस सुदूर, तो सद्र उस सुदूर का काम है चैरिटेबल और रिलीजियस डोनेशन देना। अगर कोई अनाथालय या फिर अन्य किसी प्रकार की चैरिटी चल रही है तो उन सबका काम देखना सद्र उस सुदूर का काम था। फिर है वकील, तो वकील जो है शुरुआत में अकबर के समय में प्राइम मिनिस्टर के बराबर पोजीशन होती थी, तो अकबर ने वकील की पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया था, लेकिन बाद के समय में बाद के मुगल राजाओं ने इसमें सिर्फ रेवेन्यू का काम इन्हें दिया, तो वकील का बाद में काम सिर्फ रेवेन्यू का रह गया था और इंपॉर्टेंस वापस वजीर की पोस्ट की हो गई थी। ठीक है, तो पहले अकबर के समय कुछ समय वकील बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर वजीर की इंपॉर्टेंस हो गई। फिर है वाकया नवीस, तो वाकया नवीस आप नाम से ही सोच सकते हैं कि ये वाक्यों को नरेट करेगा,
तो ये है न्यूज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, और आखिरी है बरीद, बरीद है जासूस। तो ये सभी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। फिर हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे सरकार कैसे चलती थी। तो मुगल साम्राज्य पूरा अलग अलग सूबों में विभाजित था। अकबर के समय में 15 सूबे हुआ करते थे, ये नंबर याद रखना। अकबर की जब मृत्यु हुई तब 15 सूबे थे, तो 15 स्टेट्स में डिवाइडेड है, और इनका जो ऑफिसर इंचार्ज है वो होगा सूबेदार। तो जहां पे दो दो ऑफिसर के नाम लिखे हैं, तो पहला ऑफिसर तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और दूसरा ऑफिसर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो रेवेन्यू का काम देखेगा। तो रेवेन्यू का सारा काम देखना दीवान और करोड़ी का काम था। तो दीवान प्रोविंस के लेवल पे होगा और एक करोड़ी का ऑफिसर भी होगा। फिर सूबा के अंदर होगा सरकार। सरकार एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर इलाका है, और सरकार में एक फौजदार है और अमलगुजार है। फौजदार का काम एग्जीक्यूटिव और अमलगुजार का काम रेवेन्यू। फिर तहसील यानी क्लस्टर ऑफ विलेजेस, तो वो है परगना। परगना में एक शिकदर है और एक आमील है। और फाइनली गांव, गांव में एक मुकद्दम, और मुकद्दम को असिस्ट करने के लिए रेवेन्यू मामलों में पटवारी। तो ये है मुगल प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें भी आप ये डिवीजन जरूर याद रखिएगा कि सूबा, सरकार, परगना, विलेज। ठीक है, तो इसको मैंने चार्ट के रूप में बना दिया है, तो आप भी इसे चार्ट के फॉर्म में बनाइए। और मेरा सजेशन है कि जितने भी पहले ये डिविजन्स आए हैं, जहां पे भी जैसे चोल साम्राज्य में आया था, सल्तनत में आया है, मौर्य, गुप्ता, उन सबको एक साथ लिख लीजिए, तो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा और आपको रिवाइज करते वक्त बहुत आसानी होगी। अब ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो मुगल एम्पायर को गन पाउडर एम्पायर भी कहते हैं। गन पाउडर यानी बारूद। और क्यों कहते हैं मैंने आपको समझा ही दिया था कि बाबर ने गन पाउडर को कैनन के रूप में इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल पहली बार भारत में किया, और इसी के बलबूते पे, इस बारूद के इस्तेमाल के बलबूते पे ही मुगल आर्मीज इतनी सक्सेसफुल रही। 17वीं शताब्दी में दो नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहला था तंबाकू और दूसरा था मक्का। तो ये दोनों जो हैं, मक्का और तंबाकू, ये पोर्चुगीज लेकर आए थे, और पोर्चुगीज के मुगलों से अच्छे संबंध थे, तो ये दोनों क्रॉप्स इन्होंने मुगल साम्राज्य में भी इंट्रोड्यूस करी। बाद में पोर्चुगीज ही आलू और मिर्ची भी लेकर आए, तो पोटैटो और चिली ये भी 18वीं सदी में आई थी। तंबाकू जो है वो अकबर के समय में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था दरबार में, और लोग इसके बहुत शौकीन हो गए। लेकिन जब लोगों को इसकी लत लग गई तो जहांगीर ने इसे बैन करा दिया। जहांगीर को उसी वक्त समझ में आ गया था कि इससे कैंसर होता है। जहांगीर दूरदर्शी व्यक्ति था, तो तंबाकू से हमेशा दूर रहना चाहिए, इससे ओरल कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मुगल एम्पायर डिक्लाइन, यानी मुगल एम्पायर खत्म क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर आपने और मुगल एम्पायर ध्यान से सुना है तो आप इसमें खुद ही लिख सकते हैं कि क्या कारण थे। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और इसके तुरंत बाद मुगल एम्पायर बहुत ही जल्दी 40 साल के अंदर अंदर बिखर सा गया। 1750 तक तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई अगर कह दे कि मुगल एम्पायर पावरफुल है तो उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने में। तो पहली चीज थी कि औरंगजेब जब 27 साल कैपिटल से दूर रहा, तो पीछे वहां पे बहुत सारे गुट बन गए। तो जो जितने भी दरबारी थे ना, नोबल्स, वो आपस में गुटबाजी करने लग गए, और नोबल्स बहुत पावरफुल हो गए। दिल्ली की सत्ता नोबल्स ही चलाने लग गए। फिर एक बड़ी दिक्कत ये थी कि लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, कि उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए क्लियर रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। उसके अभाव में जब भी कोई राजा मरा तो उसके बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां होनी शुरू हुई। औरंगजेब के समय में हमने जो लड़ाई देखी वो बहुत बड़ी थी, उसमें कई हजारों सैनिक मारे गए थे। ऐसा ही औरंगजेब के मरने के पश्चात हुआ। औरंगजेब जब 90 साल की उम्र में मरा था, तो लड़ाई में उसके बेटे नहीं, उसके पोते भी शामिल थे। तो कहीं पे पोते और बेटे लड़ रहे हैं, तो उसके 5-10 तो अलग अलग खेमे बन गए थे। और जब इतने लोग लड़े तो लगभग 1 लाख सैनिकों की तो मौत हो गई थी औरंगजेब के मरने के बाद। तो ये जो उत्तराधिकार की लड़ाइयां हैं, ये साम्राज्य को बहुत महंगी पड़ रही थी, और ऐसा कई बार हुआ। और उसके पहले भी जैसे शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ बगावत करी, तो वो भी 4 साल तक बगावत चलती रही। जहांगीर ने खुद अपने पिता के खिलाफ बगावत करी। तो हर मुगल बादशाह ने, अकबर के अलावा, हुमायूं के अलावा, हर बादशाह ने अपने पिता के खिलाफ बगावत करी। एक हुमायूं ही था जो अपने पिता का हर कहना मानता था, और अकबर तो खैर बहुत छोटा था जब उसके पिता नहीं रहे। फिर औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है और डेक्कन पॉलिसी है, धार्मिक नीतियों के कारण जगह जगह बगावत शुरू हो गई, और डेक्कन की पॉलिसी के कारण पूरा खजाना खाली हो गया। जब 27 साल तक औरंगजेब डेक्कन में लड़ाइयां लड़ता रहा, तो उससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। आर्मी कभी भी लड़ाई लड़ती है तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है,
सैनिकों को सैलरी देनी पड़ती है, और औरंगजेब का कैंप बहुत बड़ा हो गया था, लगभग 5 लाख लोग उसमें आ गए थे। तो इतनी बड़ी आर्मी को खाना, उसके जो सप्लाईज हैं वो मेंटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। फिर औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह आए वो बहुत ही कमजोर थे, उनमें वो ग्रेट मुगल्स वाली ग्रेटनेस नहीं थी, वो बात नहीं थी। इससे मुगल आर्मी बहुत कमजोर पड़ गई, डीमोरलाइज हो गई। जब लीडर स्ट्रांग नहीं होता तो आर्मी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो आर्मी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका लीडर या नेतृत्व है। तो जब नेतृत्व कमजोर हो गया तो मुगल आर्मी कमजोर हुई और धीरे धीरे वो हर किसी से हारने लग गई। तो जो मुगल आर्मी 200 सालों तक बहुत कम राजाओं से हारी थी, अब वो हर किसी छोटे मोटे किंगडम से हारने लग गई। औरंगजेब ने जो एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया था वो खुद अपने आप में एक श्राप बन गया, क्योंकि इतना बड़ा जब एम्पायर है तो दिल्ली से बैठकर वेल्लोर को संभालना इम्पॉसिबल है। तमिलनाडु का जो एरिया है, दिल्ली से बैठकर दक्षिणी कर्नाटका तक संभालना वो भी बहुत मुश्किल काम है, खास करके ऐसे समय में जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत धीरे थी। तो अगर एक संदेश पहुंचाना है कर्नाटक तो उसी में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। ऐसे हालत में राज करना बहुत मुश्किल है। तभी जितने भी भारत के दिमाग वाले राजा थे उन्होंने कभी दक्षिण के एरियाज को एनेक्स नहीं किया, अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वो बस पैसा लेके वहां से ट्रिब्यूट लेके आ जाते थे। तो चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, समुद्रगुप्त हो, इन सभी ने दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया, सिर्फ हरा दिया और पैसे ले लिए। फिर जो डेक्कन की लड़ाइयां हैं उससे फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई थी साम्राज्य में, खजाना ऑलमोस्ट खाली सा हो गया था। फिर 1739 में नादिर शाह ने हमला किया और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने कई बार हमला किया, 47, 57, 61, ये तो वो साल हैं जब उसने दिल्ली पे हमला किया। उसके अलावा पंजाब पे उसने कई बार हमले किए। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों से ये था पर्शियन और ये ईरान का था और ये था अफगान, तो इन दोनों के हमलों से भी मुगल एम्पायर पूरी तरह से टूट गया। और फाइनल मुगलों ने कभी भी अपनी नेवी डेवलप नहीं करी, उन्होंने नेवी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और नेवी ना होने के कारण उन्हें शुरुआत में पोर्चुगीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ा, और बाद में यही पोर्चुगीज जब ब्रिटिशर्स से पीछे पिछड़ गए तो धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स पूरे समुद्र पे हावी हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में उसने जमीन पे भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो जब उसके पास नेवी नहीं थी तो वो इन यूरोपियंस पावर से मुगल एम्पायर कभी लड़ ही नहीं पाया। बहुत देर हो गई, जब तक वो जमीनी लड़ाई लड़ते तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। तो अब हम देखेंगे लेटर मुगल्स। तो ये तो हमने डिक्लाइन के कारण देख लिए। अब ब्रीफली थोड़ा सा लेटर मुगल्स के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको 18th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है वो बेटर समझ में आएगी अगर मैं आपको लेटर मुगल्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया अभी दे दूंगा। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, ये औरंगजेब का बेटा था, 5 साल तक इसकी सत्ता रही। तो इसके समय में भी उत्तराधिकार के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसके औरंगजेब के 3 बेटे थे और उसके कई सारे पोते थे। उन सब में मुअज्जम नाम का ये जो प्रिंस था ये जीत गया और इसने सत्ता संभाली बहादुर शाह के नाम से। मुअज्जम ने सबको खुश करने की कोशिश करी। इसे पता था कि एम्पायर में हर तरफ पिताजी बहुत नुकसान करवा के गए, तो जैसे उसने सबसे पहला काम किया कि शाहू को छोड़ दिया। शाहू शिवाजी का पोता था और शिवाजी के बेटे संभाजी का बेटा था। तो शाहू जो है वो मुगल जेल में था बहुत सालों से, शाहू को छोड़ दिया गया और इससे मराठा थोड़े से खुश हो गए। फिर राजपूत रूलर्स को खुश करने के लिए उसने आमेर में और आमेर के जो राजा हैं उनको खुश किया, क्योंकि वहां भी दिक्कत हो गई थी। और अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा हैं उन्हें गद्दी पे बिठा दिया। ये अजीत सिंह वही व्यक्ति है जिसे औरंगजेब ने राजा मानने से मना कर दिया था और 30 साल तक मारवाड़ में बगावत चली थी। फिर सिखों से भी उसने समझौता कर लिया, जाट से भी समझौता कर लिया, और राजा छत्रसाल यानी औरंगजेब के समय में जिसने बगावत करी थी उन सबसे बहादुर शाह ने समझौते कर लिए ताकि शांति से राज किया जा सके। लेकिन इन समझौतों से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की कमजोरी सामने आई कि अब मुगल आर्मीज लड़ने को तैयार नहीं है, अब वो समझौते करने लग गए हैं। फिर है जहंदर शाह। तो जहंदर शाह जो है वो राजा बनता है जुल्फिकार खान की मदद से। जुल्फिकार खान औरंगजेब के समय में सबसे सीनियर मोस्ट दरबारी था और जहंदर शाह की जो मिस्ट्रेस है, जहंदर शाह की मिस्ट्रेस थी लाल कंवर, वो दरबार में सारा कामकाज देखती थी। उसी का दबदबा था पूरे दरबार में, सारा काम वही देखती थी। तो जहंदर शाह ज्यादा पावरफुल नहीं था। जहंदर शाह 1 साल तक ही जी पाया। और इसके समय में एक इंपॉर्टेंट बात वो हुई कि मराठा को ये परमिशन मिल गई कि अब वो चौथ और सरदेशमुखी
मुगल एरिया से वसूल सकते हैं। तो जो मुगलों के डेक्कन के एरिया था ना, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का जो डेक्कन के अलग अलग प्रोविंसेस थे, तो उन 6 प्रोविंस में मराठा को ये परमिशन दे दी कि लड़ाई रोको और टैक्स ले लो, यानी कि अब वो चौथ और सरदेशमुखी मुगल एरिया से वसूल सकते थे। और ये एक बात तो और भी थी कि टैक्स वसूलने का जिम्मा भी मुगलों के पास था, यानी मुगल टैक्स वसूलते थे मुगलों के ऑफिसर्स और फिर वो जाकर मराठा को दे देते थे। फिर है फारूक सियार। तो फारूक सियार 1713 से 1719। फारूक सियार बादशाह बना था सैयद ब्रदर्स की मदद से। ये सैयद बंधु जो हैं ये किंग मेकर बन गए थे, ये जिसे चाहते थे उसे बादशाह बना देते थे, और इन्होंने 2 बादशाहों की हत्या भी करवाई आगे जाके, और जो कुछ ही महीनों तक उनका राज रहा। तो सैयद ब्रदर्स थे हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। तो इन्होंने जहंदर शाह, सबसे पहले इन्होंने जहंदर शाह को मरवा दिया, और जहंदर शाह को मरवा के फारूक सियार को गद्दी पे बिठाया। फारूक सियार के काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 1717 का फरमान। ये फारूक सियार का फरमान कहलाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे दी, उन्हें कुछ स्पेशल परमिशंस मिली, जिससे अब वो बिना कस्टम्स ड्यूटी या बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। उन्हें बस साल में एक बार एक फिक्स अमाउंट देना था मुगल एम्पायर को, और उसके बाद वो बंगाल में और सूरत में व्यापार करने के लिए फ्री थे, जितना चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये फरमान है ना, ये कंपनी के लिए एकदम जीवन दान की तरह साबित हुआ। इसने कंपनी को बहुत बढ़ाया, बहुत आगे जाके इसने कंपनी की बहुत ग्रोथ करवाई, क्योंकि इसका बहुत गलत फायदा उठाया कंपनी के ऑफिसर्स ने, और जो नॉर्मली व्यापार किया जाता है उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने व्यापार किया, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं था, और उसके लिए एक पास दिया जाता था। ये जो फरमान है उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि जिसके पास ये फरमान है वो एक पास इशू करेगा, उस पास को कहेंगे दस्तक। तो जिसके पास भी वो पर्ची है दस्तक की, उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बंगाल के प्रोविंस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दस्तक को बहुत मिसयूज करना शुरू कर दिया। फिर बंदा सिंह बहादुर, जो कि सिखों का लीडर था, उसे मुगल आर्मी ने हरा दिया और अरेस्ट करके उसे मार दिया गया। सैयद ब्रदर्स के बीच में और फारूक सियार के बीच में कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो गई, और इसके कारण फारूक सियार को सैयद बंधुओं ने मरवा दिया। तो पहले तो इसे बादशाह बनाया, लेकिन जब ये अपने हिसाब से चलने लग गया, सैयद ब्रदर्स का कहना नहीं मानता था, तो इसे भी मरवा दिया गया। फिर बीच में देखिए सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार और मोहम्मद शाह के बीच में 2 और एम्पायर्स को जल्दी जल्दी बिठाया कुछ महीनों के लिए, और दोनों उनकी भी हत्याएं करवा दी। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पढ़ेंगे अब सीधा मोहम्मद शाह रंगीला को। तो इसका नाम था मोहम्मद शाह। इसे भी सैयद ब्रदर्स ने ही गद्दी पे बिठाया था, लेकिन ये चालाक निकला, इसने दूसरे नोबल्स के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स किंग मेकर्स थे, उन्होंने 3-4 बादशाहों को गद्दी पे बिठाया और फाइनली खुद ही अपने गेम में हार गए और उन्हें मरवा दिया गया। इसे रंगीला कहते हैं क्योंकि ये रंगीनियों का बहुत शौकीन था, नाच गाने का बहुत शौकीन था, और इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया रंगीला। हालांकि ये 30 साल तक बादशाह रहा था, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाया। इसके समय में मुगल एम्पायर के अलग अलग टुकड़े होने शुरू हो गए। निजाम उल मुल्क, इनका एक और नाम है चिन किलिच खान। तो ये चिन किलिच खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दरबारी थे, बहुत बड़े नोबल थे। तो ये हैदराबाद में डेक्कन के प्रोविंसेस के गवर्नर अपॉइंट किए गए। इन्हें एक साथ कई सारे प्रोविंसेस का गवर्नर बना दिया, कई सारे प्रोविंसेस का सूबेदार बना दिया। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इतने एरिया में सूबेदार बनने के बाद एक तरह से इंडिपेंडेंट ही हो गया। ये 1724 के बाद इसने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और हैदराबाद में अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसे कई बार कहा जाता है किंगडम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने सत्ता स्थापित करी। वैसे ही सादत खान गवर्नर भेजा गया था अवध में, उसने भी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और तभी से अवध का किंगडम शुरू होता है। तो अवध और हैदराबाद एक साथ ही शुरू हुए थे। और 1717 में मुर्शिद कुली खान, जो कि बंगाल का गवर्नर था, वो भी इंडिपेंडेंट हो गया और उसने बंगाल में एक नया किंगडम स्थापित कर दिया। गवर्नर से वो राजा बन गया, अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। अब एक बात आप ध्यान रखना कि ये सब कहने को तो अलग बन गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैदराबाद, अवध और बंगाल ने मिलकर अचानक एक दिन मुगलों के खिलाफ आर्मी लेकर आ गए और चढ़ाई कर दी। जी नहीं, ये कहने को तो प्रैक्टिकली तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ऑन पेपर ये इस तरह से दिखाते थे कि जैसे हम छोटे भाई हैं और मुगल बादशाह बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया को ये साल में एक बार टैक्स भेज दिया करते थे, एक फिक्स रकम भेज देते थे। जैसे बंगाल से हर साल 1 करोड़ रुपए तो जाते ही थे, क्योंकि बंगाल बहुत ही रिच प्रोविंस है, वहां पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो वहां से जो भी सरप्लस आता था, एक्स्ट्रा पैसा है, वो हर साल
प्यार से मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाह के पास भेज देते थे, और नाम में ही अभी भी मुगल बादशाह के नाम पे ही सिक्के चला रहे थे, कई चीजें करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंडिपेंडेंट थे, अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो करने लग गए। ओके, तो ये बात समझना कि ये ब्रेकअप कम है और ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है। इसे कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट्स थे, यानी सत्ता में बदलाव नहीं आया, कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं आया है। सत्ता को जो जिसके हाथ में सत्ता है बस वो व्यक्ति चेंज हो गया है और कुछ नहीं। लेकिन बाद में ये तीनों बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो गए, और ये आप तीनों नाम याद रखना, हैदराबाद, अवध और बंगाल। साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही लगभग ये सभी आजाद हुए थे। फिर रंगीला के समय फिर से जाटों ने बगावत करी और अफगान्स जो है उन्होंने भी बगावत करी। रोहिलखंड एक इलाका है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जो आज का जो सहारनपुर और उसके आगे के इलाके हैं जो उत्तराखंड से लगते हुए हैं, उन्हें रोहिलखंड कहा जाता है क्योंकि वहां पे कई अफगान बसे हुए थे। तो रोहिलखंड के अफगानों ने बगावत कर दी और वहां पे अपना खुद का एक अलग किंगडम स्थापित कर दिया, रोहिल्ला किंगडम, और जाटों ने भी बगावत करी। फिर पेशवा जो है, मराठा के पेशवा बाजीराव, उसने दिल्ली पे हमला कर दिया 1737 पे, और इस तरह से मराठा पहली बार दिल्ली तक पहुंचा है रंगीला के समय में। हालांकि इसे दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस नहीं किया गया, लेकिन मराठाओं का दिल्ली पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मुगल प्रेस्टीज को इसने पूरी तरह से तोड़ दिया, जो मुगलिया शान हुआ करती थी। तो अब तो आप देखो, मुगलों के दूर दराज के प्रोविंस तो दूर की बात है, अब तो सीधे दिल्ली पे हमले होने लग गए 1737 में, औरंगजेब के मरने के 20 साल के अंदर अंदर। फिर 1739 में नादिर शाह, जो कि ईरान का राजा था, उसने भारत पे हमला किया लूटपाट के उद्देश्य से, और वो आया और उसने बहुत लूटपाट मचाई। दिल्ली में उसने 3 दिन तक एक एक घर में जाके उसके सैनिकों ने सामान लूटा, किसी घर में एक छोटी सी सोने की चीज भी नहीं छोड़ी, सब कुछ लूट के ले गया वो, और कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन, तख्ते तौस भी उठाकर वो ले गया अपने साथ। नादिर शाह ईरान का रूलर। फिर है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली इस नादिर शाह की आर्मी में ही एक जनरल हुआ करता था। तो जब नादिर शाह की मृत्यु हुई तो उसका एम्पायर अलग अलग हिस्सों में बंट गया। तो अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगान था, उसने अफगानिस्तान वाले इलाके में अपनी सत्ता स्थापित करी और दुर्रानी एम्पायर की शुरुआत करी। इसे कई बार अहमद शाह दुर्रानी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान के लोग इसे अपने देश का स्थापक मानते हैं, तो इसे प्यार से अहमद शाह बाबा भी कहते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पे हमला किया, क्योंकि उसने देख चुका था नादिर शाह की फौज में। जब वो आया था तो उसने देख लिया कि यहाँ तो कितनी आसानी से मुगल आर्मी को हराया जा सकता है, ना के बराबर आर्मी है। तो इसीलिए अहमद शाह दुर्रानी भी बार बार हमला करता रहा। फिर अगला बादशाह है अहमद शाह, 1748 से 54 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। अहमद शाह बहुत ही कमजोर बादशाह था, और जो सारी सत्ता है वो किसके हाथ में चली गई? उधमबाई नाम की एक नाचने वाली लड़की थी जो दरबार में नाचा करती थी। अहमद शाह उस पर फिदा थे, और इसी बात का फायदा उठाते हुए उधमबाई ने सारी जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली, पूरी पावर इसके हाथ में थी। तो कहाँ मुगल एम्पायर्स की शान शौकत थी और अब कहाँ मुगल एम्पायर को एक नाचने वाली लड़की चला रही है। ऐसे दिन आ गए थे मुगल सल्तनत के। फिर है आलमगीर सेकंड। अच्छा, एक सेकंड, एक पॉइंट रह गया। अहमद शाह के समय में एक और वजीर उभर कर आता है जिसका नाम है इमादुल मुल्क। तो जैसे वो सैयद ब्रदर्स थे, किंग मेकर, सारी पावर अपने हाथ में रखते थे, वैसे ही अब इमादुल मुल्क ने भी बहुत सालों तक यही किया। तो इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को मरवा दिया, और अहमद शाह की जगह अब किसको बादशाह बनाया? आलमगीर सेकंड को। आलमगीर सेकंड जो है, इसे भी बाद में इमादुल मुल्क ने मरवा दिया। तो ये 2 बादशाहों की हत्या इस वजीर ने करवा दी, इमादुल मुल्क ने मराठाओं को बुलाया दिल्ली, और उन्हें ये कहा कि अब्दाली जो बार बार हमले करता है अफगानिस्तान से, उसके खिलाफ आप हमारा बचाव करो, और बदले में आप मालवा जैसे इलाकों के चौथ और सरदेशमुखी ले लो। तो मालवा, अजमेर, यानी उत्तर के जितने प्रोविंसेस हैं, तो अब वहां से भी टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? मराठा। तो उत्तर का भी एरिया मराठा के कब्जे में चला गया है। देखिए, टैक्स कौन ले सकता है? सरकार किसकी है? जिसके पास पैसा जाता है, जिसके पास टैक्स जाता है। टैक्स किसके पास जा रहा है? मराठाओं के पास। तो धीरे धीरे दिल्ली सिमटता जा रहा है, और दिल्ली को बचाने के लिए उसने कहा कि बदले में मराठाओं को जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहां पे सुरक्षा का जिम्मा उन्हें लेना होगा। फिर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम 59 में रूलर बना, और ये भी बहुत साल रहा, लगभग 45 साल तक इसका राज रहा। इसके दिन भी बहुत बुरे बीते। शाह आलम द्वितीय पहले तो दिल्ली में ही नहीं रह पाया, क्योंकि इमादुल मुल्क ने दिल्ली पे कब्जा कर रखा था, तो ये कई साल तो दिल्ली से बाहर इधर उधर भटकता रहा, बादशाह होने के बावजूद। फिर दूसरी चीज इसने क्या करी? बैटल ऑफ बक्सर में इसने अवध और बंगाल के नवाब का साथ दिया,
और उन तीनों की बहुत बुरी हार हुई बक्सर में। 1764 में अंग्रेज़ों ने मुगल, बंगाल के नवाब और साथ में अवध के नवाब तीनों की फोर्सेस को हरा दिया। और इसमें हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है 1765 में, और इस ट्रीटी के तहत अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो टैक्स कलेक्शन के राइट हैं, जिसे कहते हैं दीवानी राइट, वो पूरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए। तो ये बहुत एक लैंडमार्क इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से अब टैक्स कलेक्ट करने वाली कंपनी बन चुकी है। और ये देने का श्रेय किसको जाता है? शाह आलम द्वितीय को। और शाह आलम को इलाहाबाद के किले में नजरबंद कर दिया गया, वहां पे उसे बंदी बना लिया गया। तो 1772 तक 7 सालों तक वो वहां पे बंदी बना रहा। तो पहले तो भाई साहब इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि दिल्ली में इमादुल मुल्क हैं। बाद में जब अंग्रेजों पे हमला किया तो वो हार गए और फिर इलाहाबाद में बंदी बना लिए गए। फाइनली 72 में उन्हें छोड़ा गया और फिर वो गए दिल्ली। तो दिल्ली जब पहुंचे तो एक रोहिल्ला चीफ था, रोहिलखंड का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, वहां पे अफगान सत्ता में थे। तो ये रोहिल्ला दिल्ली आ जाते थे जब भी उनकी मर्जी होती थी और लूटपाट मचा के चले जाते थे। तो ऐसे ही एक रोहिल्ला लीडर था गुलाम कादिर, इसने आके शाह आलम को अंधा कर दिया, उसने उसकी आंखें फोड़ दी। तो ये बात है लगभग 1788 के आसपास। तो 1788 में ये मुगल बादशाह अंधा हो चुका है। और इसी अंधे बादशाह ने आखिर में जब लॉर्ड वेलेस्ली अपनी आर्मी लेकर दिल्ली आए तो इस अंधे आदमी ने 1803 में मुगल सल्तनत हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम सौंप दी। तो अब मुगल एम्पायर जो है वो एक तरह से सब्सिडियरी अलायंस में आ चुका है और अब तो वो नाम का एम्पायर बचा था। सत्ता तो केवल दिल्ली शहर के अंदर अंदर बची थी, बाकी पूरा एरिया किसी ना किसी और के कब्जे में आ चुका है। तो फिर भी जो फाइनली ब्रिटिश से ट्रीटी साइन करी सब्सिडियरी अलायंस की, वो करी थी किसने? शाह आलम सेकंड ने। इसकी लाइफ के 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट है, आगे भी आएंगे, याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर में था ये, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये मौजूद था, और फाइनली जब वेलेस्ली को दिल्ली मतलब मुगलों को जब अंग्रेजों ने अपने अधीन लिया तब कौन था? तब भी शाह आलम द्वितीय था 1803 में। शाह आलम के बाद में दूसरे जो 2 आखिरी राजा हैं, आखिरी बादशाह हैं, एक था अकबर शाह द्वितीय और फाइनल बहादुर शाह सेकंड। तो क्योंकि अब अंग्रेजों के अधीन हो चुके हैं तो इनकी कोई ताकत नहीं बची। अंग्रेज इन्हें पेंशन देते थे, उसी पे इनका गुजारा चलता था। और दिल्ली छोड़ो, अब तो इनकी सत्ता केवल लाल किले तक रह गई थी, लाल किले के बाहर भी इनकी नहीं चलती थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स आके दिल्ली में बस गए थे, वहां से वो काफी एरिया कंट्रोल करते थे। अकबर सेकंड ने राम मोहन रॉय जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनको राजा की उपाधि दी थी, इसीलिए उन्हें राजा राम मोहन रॉय कहा जाता था। और आप सोचोगे इस बादशाह की हालत ऐसी हो गई थी कि अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा कि जाकर इंग्लैंड के राजा से दरख्वास्त करो कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए थे और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। फिर है फाइनल बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर भी बहुत बुढ़ापे में जाकर बादशाह बना और ये कविता लिखता था और बहुत अच्छा राइटर था। तो 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। इसका वहां पे राज था लाल किले पे। और जब बगावत हुई 1857 की तो वहां पे लोगों ने इसे अपना लीडर चुना और अंग्रेजों ने जब दिल्ली पे फिर से कब्जा किया तो मोहम्मद शाह जफर के बहादुर शाह जफर के ज्यादातर बेटों को मार दिया और उसे और उसके परिवार के बचे कुछ मेंबर्स को कहाँ भेजा? रंगून है बर्मा में। और वहां पे कुछ ही सालों बाद 1862 में इसकी मौत हो गई। तो बहादुर शाह जफर की बहुत फेमस लाइन है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। इसका मतलब क्या है कि ये जफर इतना बदनसीब है कि इसे अपने खुद के जमीन पे, अपने प्यारे वतन में इसे 2 यार्ड जमीन, 2 गज जमीन भी नहीं मिली जिसमें उसे दफनाया जा सके। तो ये थी ग्रेट मुगल्स के बाद यूजलेस मुगल्स की कहानी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है।